वर्ग विशेष की आबादी, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। संतुलन पर सियासत, उन्नति के रास्ते पे जाए, कैसे सबको रोजगार मिले, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिससे सरकार नहीं भाग सकती। बढ़ती जनसंख्या की चिंता, ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो। नियंत्रण प्लान पर घमासान, आबादी पर सियासत आबाद। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनसंख्या दिवस के साथ। जनसंख्या दिवस है आज, लेकिन इस दिन देश के अंदर की बढ़ती जनसंख्या के बजाय एक धर्म विशेष को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जी हां, बढ़ती जनसंख्या की चिंता के बजाय आबादी को अपनी सियासत को आबाद करने का जरिया बनाया जा रहा है। इसमें कोई एक दल या पार्टी शामिल नहीं है। आपको बता दें कि बहस के मूल में क्या है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आखिरकार बढ़ती जनसंख्या ने देश को दुनिया के नक्शे पर कहां लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 270 बच्चे जन्म लेते हैं। ये आंकड़े दुनिया भर में बढ़ रही आबादी के आंकड़े हैं। मतलब एक दिन में 3,88,800 होते हैं और इस लिहाज से पूरे विश्व में हर साल 13 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। और इसी आंकड़े के आधार पर कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी। और ठीक यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनसंख्या दिवस के मौके पर भी कही और इसी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए नजर आए। लेकिन चिंता इस बात की नहीं है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, चिंता इस बात की है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आबादी के लिहाज से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत की आबादी 138 करोड़ हो चुकी है और इस साल के अंत तक ये जो आबादी है ये 140 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं क्योंकि ये आंकड़े वैश्विक लिहाज से देखें तो पूरे विश्व की जमीन का सिर्फ 2.4% भारत के पास है। पूरे विश्व के पानी का सिर्फ 4% भारत के पास है। लेकिन पूरे विश्व की आबादी में भारत की हिस्सेदारी 18% है और चिंता की बात यही है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के मुद्दे को लेकर सीएम योगी ने जो कुछ कहा, अब उस पर सियासत हो रही है। जमीन इंसानों से आबाद है, लेकिन अब ये आबादी धरती के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जमीन उतनी ही है, पानी उतना ही है, हवा उतनी ही है, दिन और रात वही, लेकिन इंसानों की तादाद थमती नहीं। हर मिनट पूरे विश्व में 270 बच्चे जन्म लेते हैं और इस मुसीबत से वो देश ज्यादा जूझ रहे हैं जिनके पास संसाधन कम और आबादी ज्यादा है। पूरी दुनिया में भारत की हालत कुछ ज्यादा ही चिंताजनक है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की 2.4% जमीन है और आबादी 18% से ज्यादा। भारत के पास पानी 4% है और आबादी 18% से ज्यादा। और ये असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। शायद यही वजह है कि सीएम योगी जब जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो जनसंख्या असंतुलन की बात भी करने लगते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। किसी स्थान विशेष पर जनसांख्यिकी असंतुलन पर सीएम योगी को शायद इसलिए चिंता है क्योंकि इससे सिर्फ वर्ग विशेष का असंतुलन नहीं बढ़ता, सामाजिक उत्थान और विकास में भी असंतुलन होने लगता है।
और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। भारत में 1951 से 1961 तक जनसंख्या की वृद्धि दर 21.6% थी। हिंदू आबादी की वृद्धि दर 20.7% थी, जबकि मुस्लिम आबादी इस दौरान 32.7% की दर से बढ़ी। 1981 से 1991 के बीच भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 23.9% रही और इस दौरान हिंदू आबादी 22.07% की दर से बढ़ी, जबकि मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 32.9% के हिसाब से हुई। 2001 से 2011 के बीच देश की आबादी 17.7% की दर से बढ़ी और इस दौरान हिंदू आबादी की वृद्धि दर 16.7% थी, जबकि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 24.7% रही। शायद इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सीएम योगी जनसांख्यिकी असंतुलन की बात कह रहे हैं और विरोधी दल सीएम योगी की इस चिंता पर सियासत को रफ्तार दे रहे हैं। ज्यादा जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक समस्या होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कैसे उस समस्या का समाधान हो, कैसे देश विकास के रास्ते पे जाए, कैसे देश उन्नति के रास्ते पे जाए। इस मुद्दे पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और निशाना साधा। ओवैसी ने लिखा, भारत में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे है। भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा। चिंता एक स्वस्थ और उत्पादक युवा आबादी सुनिश्चित करने की है, जिस पर मोदी सरकार पूरी तरह विफल है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इसे लेकर तमाम तरह के अंतर्विरोध दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनसंख्या को लेकर सीएम योगी की चिंता को दरअसल एक धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है और ऐसा क्यों है, इसके लिए जो आंकड़े हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को औसतन 3.15 बच्चे हैं और इसमें हिंदू महिलाओं के औसतन 3.06 बच्चे हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं के 3.6 बच्चे हैं। अब एक दूसरा आंकड़ा देखिए, यूपी में 44.2% महिलाएं ऐसी हैं जिनके 2 या उससे कम बच्चे हैं। लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों को धार्मिक आधार पर देखा जाए तो 44.85 हिंदू महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय में 40.38% महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं। सीएम योगी ने शायद इन्हीं आंकड़ों में असंतुलन का मुद्दा उठाया, जिसे विपक्ष की ओर से एक अलग नजर से देखा जा रहा है और बीजेपी इसे सही ठहरा रही है। ये आदित्यनाथ ने जो कहा है, इसे लोगों को समझने की जरूरत है देश हित के लिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, इसे देश के चश्मे से देखना चाहिए, विकास के चश्मे से देखना चाहिए, सामाजिक समरसता की चश्मे से देखना चाहिए। आज पूरे दुनिया में भारत और चाइना की आबादी आधी आबादी हो जाती है। उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का ही और समाज के हर वर्गों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश का और देश का की जो जनसंख्या नियंत्रण है उस पर सब लोग संतुलन रखें। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, क्योंकि 16 से 18% देश की जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में रहती है और यहीं पे पॉपुलेशन कंट्रोल ना हो और उसके लिए जन जागरण अभियान ना करा जाए और दूसरे कुछ समाज के ऐसे लोग हों जो कि इसको दरकिनार करें या उसके बारे में ध्यान ना दें, तो ये सही नहीं है। ईडी जांच और रामपुर चुनाव में हार के बाद आजम खान का दर्द छलका है। आजम खान ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कहा कि हम सब रडार पर हैं, कभी भी ईडी किसी के घर पहुंच सकती है।
उपचुनाव में हार के बाद आजम खान ने फिर इमोशनल कार्ड खेला है। ईडी की आड़ में कार्रवाई का बहाना और सरकार पर निशाना है। हम सब राडार पर हैं, हम सब राडार पर, कोई साथ गलतफहमी में न रहे। लेकिन कल का कारोबार है, कल पीढ़ी वाले उसकी हटा। दरअसल जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। ईडी इस केस में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ जांच कर रही है। पिछले हफ्ते ही ईडी ने अब्दुल्ला आजम को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब आजम खान का दर्द छलका है। आजम खान को रामपुर सीट हारने का दर्द भी है। राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, एक वोट से हारा या 1,00,000 वोट से हारा। आजम खान ने जिस मुद्दे को छेड़ा है उस पर विपक्ष के दल सुर में सुर मिला रहे हैं और निशाना सरकार पर साध रहे हैं। देश जानता है लगातार जिस तरीके से ईडी और सीबीआई को जिस तरीके से सच बोलने पर विरोधी दल के नेताओं के साथ जिस तरीके की जांचें योगी सरकार और मोदी सरकार कराती है, सच विचलित हो सकता है, पराजित। देखिए, आजम खान साहब के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और जिस तरीके से एक एक करके जुर्म ढाहे गए, तो आजम खान साहब को तो दर्द रहेगा ही। क्योंकि आजम खान ने सरकार को निशाने पर लिया है, लिहाजा सत्ता में काबिज बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी थी, सो आई भी। आजम खान जी का जो दर्द छलका है वो उनकी सीट हारने का है। जो आजमगढ़ और रामपुर ये अपनी बपौती मानते थे और अपराजित अपने आप को समझते थे कि नहीं, हम वहाँ के बादशाह हैं। जनमानस ने उनको ठुकरा दिया है। आजम खान जेल से बाहर आने के बाद लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ईडी जांच और रामपुर चुनाव में हार के बाद आजम खान की हताशा बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक सवाल, ओम प्रकाश राजभर किसके साथ हैं? क्या एसपी के साथ गठबंधन बरकरार है? ये सवाल अभी तक बना हुआ है। हालांकि जब इस बारे में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजभर एसपी के साथ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राजभर अति महत्वाकांक्षी हैं और इसलिए क्षमता से ज्यादा बोलते हैं। प्रकाश राजभर दर्जनों बार निर्णय कर चुके, उनका निर्णय जब भी होगा अंतिम निर्णय हमारे पक्ष में। देखिए, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उनकी क्षमता से कई गुना अधिक हैं। वो उसमें वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और इसीलिए इस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं। चुनाव से पहले भी आपको ध्यान होगा कि वो भाजपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले थे, फिर वो सपा से भी, उनके कई प्रकार के वो हैं। निर्णय कर चुके, उनका निर्णय जब भी होगा अंतिम निर्णय हमारे पक्ष में। तो ओम प्रकाश राजभर को उनकी पार्टी एसपी के पूर्व नेता शशि प्रताप टक्कर देने वाले हैं। एसपी के पूर्व प्रवक्ता शशि प्रताप ने नई पार्टी बना ली है। जी हां, तो राजभर की परेशानी यहां और बढ़ती दिख रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों से नाराज होकर शशि प्रताप ने राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई। शशि प्रताप नई पार्टी के ऐलान के साथ ही ओपी राजभर पर एक बार फिर निशाना साधते दिखे। तो कुछ दिन पहले ही राजभर ने शशि प्रताप को हटाया था और अब नई पार्टी शशि प्रताप बनाते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने राजभर पर परिवारवाद के आरोप लगाए। उनका कहना है कि बेटे के मोह में एक तो चुनाव हार गए और दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं को जगह नहीं दी। शशि प्रताप पहले एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर के निर्देशों का पालन करते थे, लेकिन अब खुद पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं और ऐसे में राजभर को निशाने पर लेना लाजमी है।
शशि प्रताप ने राजभर पर वार करते हुए कई आरोप लगाए हैं। शशि प्रताप ने कहा है कि राजभर पुत्र मोह में शिवपुर की सीट हार गए। शशि प्रताप के आरोपों का पिटारा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने राजभर पर हिंदू विरोधी होने के भी आरोप लगाए। सैकड़ों ऐसे पार्टी के नेता हैं जो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, जिन्होंने पार्टी को 15 साल, 10 साल, 12 साल से ढोया है। और इसलिए ढोया कि समय आएगा तो हमको भी इस पार्टी में कहीं ना कहीं कोई स्थान मिलेगा। लेकिन जब स्थान मिलने की बात आई तो अपने पुत्र को ले आकर लड़ा दिए, बाकी सारे नेता चित हो गए। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एलएलडी विधायकों को अनुसूचित कल्याण वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दलित कार्ड खेला है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने विधायकों को एक बहुत ही खास निर्देश दिए हैं। सभी विधायक 35% एमएलए फंड अनुसूचित वर्ग कल्याण के लिए खर्च करें, ये निर्देश दिए गए। और साथ ही विधायक अनुसूचित वर्ग को आवाज दिलाने के लिए संघर्ष करें। जयंत ने आरएलडी विधानमंडल के अध्यक्ष को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों को यह निर्देश दिया है कि वो अपनी विधायक निधि का 35% धन अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए खर्च करने का काम करें। इधर आजादी के अमृत महोत्सव की रूपरेखा और आयोजन को भव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। अमृत महोत्सव पर सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। संस्कृति मंत्रालय समेत गृह विभाग को सीएम ने खास निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रभात फेरी और झंडा गान सुनिश्चित की जाए। 11 से 18 के बीच इस दौरान प्रैक्टिस करिए। 11 से 18 के दौरान हम हर शहीद स्मारक में किसी एक बैंड को जोड़ करके आधा घंटे का समय वहां बैंड राष्ट्र गीत के किसी राष्ट्र धुन के साथ में वहां पे बजाने की व्यवस्था के साथ हम उसको जोड़ें। हर कस्बे में पुलिस बैंड के साथ राष्ट्रगीत के किसी राष्ट्र धुन के साथ अगर वहां पे मार्च पास करती है तो लोगों में वह आकर्षण का केंद्र हो। और थोड़ा ठीक बनवाओ जी, ये जो पुलिसकर्मियों के पेट बढ़े हुए उन लोगों को कभी भी इसमें नहीं शामिल करना चाहिए। अच्छे लोग हों, एक्टिव दिखे, उसको इस रूप में हम जोड़ने की व्यवस्था करें। माननीय मंत्रियों ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी इनके साथ जोड़ करके हम आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को और आगामी कार्यक्रमों को उत्साहवर्धक बनाएं। 25 करोड़ की आबादी को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। और चलिए अब आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। वाराणसी में कल ज्ञानवापी विवाद को लेकर अहम सुनवाई होगी। मंदिर पक्ष की तरफ से रखे जाएंगे 25 जजमेंट। जी हां, जिला कोर्ट में ये जजमेंट रखे जाएंगे। नए ट्रस्ट से कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। अब काशी धर्मालय ट्रस्ट लड़ेगा ये लड़ाई। इस ट्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इस ट्रस्ट की जरूरत इसलिए है कि इसमें जितने याचिकर्ता हैं सब में आपस में सामंजस्य हो, कोऑर्डिनेशन हो, सबका एक स्टैंड है ही है और आगे भी रहेगा। किसी भी तरह की अफवाहों में लोग ना पड़े और हमारा एक ही इंटेंशन है कि जो ज्ञानव्यापी का मूल स्थान है उस मूल स्थान पे हमें पूजा का अधिकार मिले और वो यहाँ से मुक्त किया जाए। क्या इस ट्रस्ट के जरिए अब के आने वाले वक्त में बहुत सारी याचिकाएं पढ़ने जा रही हैं, जैसे कि आप 25 से करीब याचिकाओं की बात कर रहे हैं? मैंने 25 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला दिया है जो हम साइड करेंगे जब हमारी बहस का टाइम आएगा। पर आगे की जितनी भी लीगल लड़ाई है वो इस ट्रस्ट के माध्यम से लड़ी जाएगी। इधर अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। रामलला के मंदिर में गर्भगृह को लेकर 14 दरवाजे होंगे। मकराना के मार्बल से चौखट और बाजू बनाए जाएंगे। ये चौखट बाजू राम जन्मभूमि कार्यशाला में लाए जा चुके हैं। और ये संगमरमर जो है
मकराना से लाए जाएंगे और लाए गए हैं। दरवाजे बनेंगे, जो द्वार होंगे उसमें जो है संगमरमर का पत्थर लगेगा। अयोध्या में भगवान का राम का मंदिर, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया, जिसके गर्भगृह के निर्माण के लिए शिला पूजन में सीएम योगी शिरकत हुए। राम जन्मभूमि पर बन रहा भव्य और दिव्य मंदिर की भव्यता अब और बढ़ेगी, क्योंकि मकराना का मार्बल राम दरबार की शोभा बढ़ाएगा। मंदिर की चौखट और दरवाजों के बाज मकराने के मार्बल से बनाए जाएंगे। मंदिर की चौखट और बाजू कैसे होंगे, न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। जल्द ही रामलला के मंदिर की प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में प्रथम तल के में लगने वाले चौखट बाजू भी अब आ चुके हैं। आप देखिए कार्यशाला है और यहाँ पर रामलला के प्रथम तल के गर्भगृह में जो चौखट बाजू लगने हैं वो इसी एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये इस समय केवल न्यूज़ 18 पर है। यही वो चौखट बाजू हैं जो रामलला के मंदिर में लगाए जाएंगे। बाकायदा इन पर नक्काशी करके, इन पर नंबरिंग करके और बारीकी के साथ इसको सुरक्षित कार्यशाला और रामसेवकपुरम में रखा गया है। मंदिर में गर्भगृह को मिलाकर कुल 14 दरवाजे होंगे, जिनकी चौखट और बाजू मकराना मार्बल से बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मकराना मार्बल की उम्र 2000 साल है, इसलिए इस पत्थर का चयन किया गया है। दरवाजों के लिए अभी लकड़ी का चयन नहीं हुआ है। बहराइच के शीशाम और साखू, गोंडा से सागौन के सैंपल मंगाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन पत्थरों को मंदिर की चौखट और बाजू के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उन पर नक्काशी मुस्लिम कारीगरों ने की है। तो यह संगमरमर का पत्थर जो है वहाँ से लाया गया है और इसे जो है यहाँ पर रख दिया गया है। यह विशेषकर ये भी एक हम सबको जो जानकारी मिली उस समय जब न्यास ने इसकी तराशी कराई, तो वहाँ की जो मकराना की फर्म थी वो मुस्लिम बंधुओं की थी। उन्होंने अपना सौभाग्य समझा कि राम जन्मभूमि पर हमारे हाथों की कलाकृति से नक्काशी की गई ये पत्थर जो है वहाँ पर लगेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने अपने आप को भगवान राम का कहा कि वो हमारे पूर्वज हैं, तो इस प्रकार से इन पत्थरों को उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक नक्काशी की। इस बीच रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण लगातार जारी है और माना जा रहा है कि जनवरी 2024 में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।